हेलो स्टूडेंट्स, आज की डेट में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है 2D मोशन। इससे पहले इतने दिन जो हमने पढ़ा था वो था 1D मोशन, या उसे हम बोलते थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से मोशन करे कि उसकी मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल एक सिंगल डायमेंशन की जरूरत पड़े तो उसे हम बोलते हैं 1D मोशन। देखो, डायमेंशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। डायमेंशन होती है टोटल 3, जिसे हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के नाम से जानते हैं। जब हम वेक्टर चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम समझेंगे। और ये सारा कुछ विजुअलाइजेशन के ऊपर है, विजुअलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम क्यूब बनाते हैं तो ये एक 3 डायमेंशनल इमेज होती है, मतलब क्यूब के पास लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है, तीनों चीजें होती है। जैसे हम इस एक कोई पर्टिकुलर रूम की बात करें तो देखो रूम में क्या होता है। जैसे अगर हम इस क्यूब की बात करें तो इस क्यूब में इसे अगर मैं ओरिजिन मानूं तो ये जो एक्सिस है इसे मैं बोलूंगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगी वाई एक्सिस और ये हो जाएगी जेड एक्सिस। तो टोटल 3 डायमेंशन से मिलकर जो भी फिजिकल थिंग्स हम देखते हैं रियल वर्ल्ड में वो 3 डायमेंशन से मिलकर बनी होती है। और इस क्यूब को देखो, ये जो बोर्ड है ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसके पास लेंथ है, ब्रेड्थ है, लेकिन विड्थ नहीं है, डेप्थ नहीं है, इसकी मोटाई नहीं है। तो एक 2D सरफेस पे मैंने ये क्यूब बनाया एक 3D इमेज को। तो इस तरीके से हम 3D इमेज को रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके पास लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। तो एक सिंगल डायमेंशन x, एक दूसरी डायमेंशन y और तीसरी डायमेंशन z। तो इन 3 डायमेंशन से मिलकर जो रियल वर्ल्ड में जितने भी फिजिकल चीजें हम देखते हैं वो बनती हैं 3 डायमेंशन से मिलकर। अगर कोई ऑब्जेक्ट की मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल एक ही डायमेंशन काम में आ रही है, इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं 1D मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उसके बाद बात करें, अगर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ती है तो उसे हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक्स एक्सिस की जरूरत पड़ेगी और वाई एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। जैसे इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई कार है, किसी प्लेन पे चल रही है अगर कार, तो देखो कार दाएं मुड़ सकती है, बाएं मुड़ सकती है, आगे जा सकती है, पीछे जा सकती है। मतलब एक डायमेंशन तो हो गई आगे पीछे, एक डायमेंशन हो गई दाएं बाएं, लेकिन वो कार ऊपर हवा में ऊपर या नीचे नहीं जा सकती है। इसका मतलब वो जो कार है वो 2 डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करेगी, तो इसे हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। अगर एरोप्लेन की मोशन की बात करें या फिर हेलीकॉप्टर की मोशन की बात करें तो वो आगे पीछे भी जा सकता है, दाएं बाएं भी जा सकता है, ऊपर नीचे भी जा सकता है। तो एरोप्लेन की मोशन जो है वो तो 3 डायमेंशनल मोशन है। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है 2 डायमेंशनल मोशन, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ती हो। तो इसका एक एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन। और भी एग्जाम्पल है, सर्कुलर मोशन भी 2 डायमेंशनल मोशन का ही एग्जाम्पल है। सर्कुलर मोशन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमने स्टार्ट किया है टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। क्यों? देखो समझते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। देखो हमने क्या किया, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, जो हमारी धरती है, जमीन है, उसे मैं बोल सकता हूं कि ये फ्लैट सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से एक ऑब्जेक्ट को मैं किसी पर्टिकुलर एंगल पे, थीटा एंगल पे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी, u वेलोसिटी से फेंकता हूं। देखो किस तरीके से, हॉरिजॉन्टल से किसी पर्टिकुलर एंगल पे किसी ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका। देखो वर्टिकल अपवर्ड फेंकता तब तो वो एक स्ट्रेट लाइन में जाती, जैसे जैसे ऊपर जाती उसकी स्पीड कम होती चली जाती और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो फिर से नीचे आना शुरू करती उसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग। मतलब वो तो एग्जांपल था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, 1D मोशन का, क्योंकि तब वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी। अभी मैंने ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड्स नहीं फेंका है, बल्कि हॉरिजॉन्टल से कोई थीटा एंगल पे फेंका है। अगर 90 डिग्री एंगल पे फेंका होता तब तो ये स्ट्रेट लाइन में जाती और स्ट्रेट लाइन में वापस आती, लेकिन अगर इसे मैंने थीटा एंगल पे फेंका है ना, तो देखो किस तरीके से जाएगी, ये आगे भी बढ़ती जाएगी और ऊपर भी जाती जाएगी। तो देखो इसका पाथ जो होगा ना वो इस तरीके का होगा। इस तरीके का, इसे मैं एक्स एक्सिस से डिनोट कर देता हूँ और इसे वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस से डिनोट कर देता हूँ। तो जो ऑब्जेक्ट का पाथ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा।
धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे ऊपर भी जाता जा रहा है ऑब्जेक्ट और एक मैक्सिमम हाइट कवर करेगा, उसके बाद फिर से नीचे आएगा और नीचे आने के साथ साथ भी आगे भी जाता रहेगा। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की मोशन दो टुकड़ों में जा रही है, देखो आगे भी जा रही है और ऊपर की तरफ भी जा रही है, एक पर्टिकुलर लिमिट तक, उसके बाद नीचे भी आ रही है। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट की मोशन एक स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रही है, हर एक सेकंड इस ऑब्जेक्ट के कौन कौन से कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं वो बताएगा कि वो मोशन 1D मोशन है, 2D मोशन है या 3D मोशन है। देखो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो ओरिजिन पे था, इसका मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे 0,0। जब ऑब्जेक्ट सपोज करो इस पॉइंट पे पहुंच गया तो इसने एक्स एक्सिस पे भी कुछ डिस्टेंस कवर की और वाई एक्सिस पे भी कुछ डिस्टेंस कवर की, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ। इसके बाद जब यहां पहुंचा तो और थोड़ा ऊपर हो गया, इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ। और आगे गए तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो बढ़ा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट घटा, इसका मतलब चेंज तो दोनों ही हुए। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन में दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं तो उसे 2D मोशन कहते हैं। और जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करते थे, जैसे अगर मैं ऑब्जेक्ट को वर्टिकल डायरेक्शन में फेंकता तो जैसे जैसे टाइम बीतता ऑब्जेक्ट का वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज होता लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा के लिए सेम ही रहता, तो वो तो मोशन हो जाती 1D मोशन। अगर x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो ये हो जाएगी 2D मोशन। और अगर यहाँ पे कोई एरोप्लेन होता तो वो बाहर भी आ सकता था, तब उसका z कोऑर्डिनेट जो है वो भी चेंज होने लग जाता, तो उसे हम बोलते 3D मोशन। तो यहाँ पे बात हो रही है 2D मोशन की। हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया, ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्पीड, इनिशियल स्पीड u से हमने उसको फेंका किसी एंगल पे। तो हमने फेंका तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट आगे भी जा रहा है और साथ के साथ ऊपर भी जा रहा है, और एक पर्टिकुलर टाइम पे ये मैक्सिमम हाइट कवर कर लेता है, इसे h मैक्स से डिनोट कर देते हैं, और उसके बाद फिर से नीचे ग्राउंड पे आ जाता है। तो ये तो हो जाएगी इसकी मोशन की मैक्सिमम हाइट कि उसने अपनी पूरी जर्नी में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट को टच किया, सबसे ऊपर जब थी, उसे बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। और एक होता है रेंज। रेंज का मतलब वो ग्राउंड से स्टार्ट होके जब दूसरी बार ग्राउंड पे पहुंचती है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस कवर करती है, इसे हम बोलते हैं रेंज। तो इसे हम डिनोट करते हैं Rx से। तो ये हो जाएगी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ये हो जाएगी मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन का एग्जांपल क्यों होती है। अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखो यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे बेसिकली ये करना है कि एक ऑब्जेक्ट को हमने इनिशियली u वेलोसिटी से फेंका, तो जो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन काम में आती थी, पहली इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at, किसी भी टाइम पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है ये फाइंड आउट करने के लिए। सेकंड थी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की है वो फाइंड आउट करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और डिस्टेंस, स्पीड और एक्सेलरेशन के बीच में जो रिलेशन जनरेट करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते थे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो यहाँ पे देखो हमें यही काम करना है इस प्रोजेक्टाइल मोशन में कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे ऑब्जेक्ट कितना ऊपर होगा, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, उसकी स्पीड कितनी हो गई होगी, ये सारी चीजें हमें इसमें कैलकुलेट करनी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी वो इक्वेशंस ऑफ मोशन केवल स्ट्रेट लाइन या फिर 1D मोशन के लिए ही एप्लीकेबल थी, उन्हें हम 2D मोशन में अप्लाई नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। तो जब 1D मोशन की बात होती थी तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए भी थे, किसी ऑब्जेक्ट को हम कोई पर्टिकुलर इनिशियल स्पीड से ऊपर भी फेंकते थे और पर्टिकुलर टाइम पे उसने कितनी हाइट अचीव की या मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, या इतने टाइम में उसने कितनी स्पीड अटेन कर ली, उसकी स्पीड कितनी रह गई, ये सारी कैलकुलेशन हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के थ्रू हमने ये कैलकुलेशंस की हुई हैं 1D मोशन में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। क्यों? क्योंकि जो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पढ़ी हैं वो तभी एप्लीकेबल है जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा हो, मतलब कि 1D मोशन में ही एप्लीकेबल होती है। लेकिन ये तो 2D मोशन है, 2D मोशन में हम उन्हें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें ये तो पता करना पड़ेगा कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक रहे हैं, ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल पे फेंक रहे हैं, तो वो कितनी हाइट अटेन करके आएगी, कितना दूर जाके गिरेगी, उसकी रेंज कितनी होगी, उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये सारी कैलकुलेशंस तो हमको करके बतानी है। तो उसके लिए देखो क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं।
देखो ध्यान से समझना वो ट्रिक क्या है, क्योंकि हमें पता है कि जो भी कैलकुलेशंस हमें करनी है वो कैलकुलेशन हमें कौन बताएगी, इक्वेशंस ऑफ मोशन से ही हम उन कैलकुलेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशन का होना जरूरी है, इक्वेशंस ऑफ मोशन के बिना हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2D मोशन होती है और 2D मोशन में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई कर नहीं पाते हैं। तो इसका एक देखो बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है इसको ध्यान से समझना। हम एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, यहां पे ऑब्जेक्ट की जो मोशन है ना उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो डायमेंशन काम में आ रही है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। अब देखो अगर इसकी मोशन को मैं कंसीडर करूं तो मुझे क्या पता चल रहा है कि जैसे ही मैंने इसको ग्राउंड से थीटा एंगल पे u वेलोसिटी से फेंका तो जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट आगे भी जा रहा है और आगे जाने के साथ साथ ऊपर भी जा रहा है। ठीक है, तो मैं इसको दो टुकड़ों में तोड़ देता हूं कि ऐसा मान लेता हूं कि ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग भी जा रहा है और ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस के अलोंग भी जा रहा है। देखो टुकड़े में कैसे तोड़ेंगे, ये जो u वेलोसिटी है ये थीटा एंगल, तो देखो मैं एक काम कर सकता हूं कि ऑब्जेक्ट की जो मोशन है ना ये दो काम कर रही है, ये जो वेलोसिटी है ना u वेलोसिटी ये दो काम कर रही है। एक तो ऑब्जेक्ट को मजबूर कर रही है आगे जाने के लिए भी और साथ के साथ ऑब्जेक्ट को मजबूर कर रही है ऊपर जाने के लिए भी। मतलब ये वेलोसिटी दो काम कर रही है, ऑब्जेक्ट को आगे भी घसीट रही है और ऊपर भी फेंक रही है, दोनों ही काम कर रही है वेलोसिटी। अगर ये वेलोसिटी अगर थीटा की वैल्यू 0 होती ना तब तो ऑब्जेक्ट केवल आगे की तरफ ही जाता, तब मैं बोलता कि ये वेलोसिटी एक ही काम कर रही है, ऑब्जेक्ट को आगे घसीटने का काम कर रही है। अगर थीटा की वैल्यू 90 होती तो मैं क्या कहता कि वेलोसिटी एक ही काम कर रही है, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकने का काम कर रही है, क्योंकि उस वक्त ऑब्जेक्ट आगे या पीछे तो जा ही नहीं सकता था। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू ना तो 0 डिग्री हो ना 90 डिग्री हो तो मैं ये कहूंगा कि ये वेलोसिटी दो काम कर रही है, ऑब्जेक्ट को आगे भी घसीट रही है, ऑब्जेक्ट को ऊपर भी घसीट रही है, ऊपर भी फेंक रही है। मतलब कि दो हिस्से हैं इसके, दो काम कर रही है। इसका एक हिस्सा तो इसको आगे फेंकने के काम में आ रहा है और दूसरा हिस्सा इसको ऊपर फेंकने के काम में आ रहा है। तो जो हिस्सा इसको आगे ले जाने के काम में आ रहा है उसे हम बोल देते हैं ux, वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन। और जो हिस्सा इसको ऊपर फेंकने के काम में आ रहा है उसे uy से डिनोट कर देते हैं। मतलब कि कौन सा कंपोनेंट, y एक्सिस के अलोंग इसका जो हिस्सा है जो y एक्सिस के अलोंग जाने के लिए इसको मजबूर कर रहा है वो हो जाएगा uy। अब देखो मैं केवल और केवल ये कंसीडर करूं कि मैंने ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे फेंका u वेलोसिटी से, ठीक है, मुझे मतलब नहीं है कि वो ऊपर कितना जा रहा है या कितना नहीं जा रहा है, मुझे केवल ये कंसीडर करना है कि वो आगे कितना जा रहा है। तो देखो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ना, चाहे ऑब्जेक्ट इस पाथ पे चल रहा हो, ठीक है, लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग वो कैसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। उसके एक्स कोऑर्डिनेट में कैसे चेंज आता जाएगा, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। तो इसका मतलब जब मुझे 2D मोशन को कैलकुलेट करना है, सोल्व करना है 2D मोशन के लिए, मैक्सिमम हाइट हो गई, रेंज हो गई, वेलोसिटी हो गई, डिस्टेंस हो गई, ये सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसे दो टुकड़ों में तोड़ दूंगा मोशन को। पहले मैं ये सोच लूंगा कि ऑब्जेक्ट आगे कितना जा रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग कितना जा रहा है, तब मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि वो ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। फिर जब एक्स एक्सिस के अलोंग कैलकुलेशन हो जाएगी फिर मैं ये कंसीडर करूंगा कि ऑब्जेक्ट ऊपर भी कितना जा रहा है। तो देखो तब मैं एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो रहा है ये भूल जाऊंगा। देखो जब वाई एक्सिस के अलोंग बात करेंगे तो चाहे ऑब्जेक्ट जा रहा हो इस तरीके से, लेकिन उसका वाई कंपोनेंट कैसे चेंज होगा, पहले तो जैसे टाइम बीतता जा रहा है इसका वाई कोऑर्डिनेट बढ़ता जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन की, फिर से नीचे आता जा रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। तो मुझे मतलब ही नहीं है कि एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो रहा है, जब मैं वाई एक्सिस के अलोंग कैलकुलेशंस कर रहा हूं तो हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, 2D मोशन को जब भी सोल्व करना है ना तो हम इसे दो टुकड़ों में तोड़ देंगे, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन
और इसको सेपरेटली कैलकुलेट कर लेंगे, फिर y एक्सिस के अलोंग मोशन उसको भी सेपरेटली कैलकुलेट कर लेंगे, फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे और हमारा आंसर गेन कर लेंगे। तो जब ये ऑब्जेक्ट इस पाथ पे जा रहा है, इसे पैराबोलिक पाथ कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है वो हमेशा पैराबोलिक होता है, तो आगे डिस्कस करेंगे हम। तो चाहे ये पैराबोलिक पाथ पे जा रही हो, लेकिन अगर मुझे ये कंसीडर करना है कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना जा पा रही है, तब ऑब्जेक्ट की मोशन कैसी बन जाएगी। देखो वो एक्स एक्सिस के अलोंग इस तरीके से जा रहा होगा, तो ये मोशन तो एक स्ट्रेट लाइन में है, तो स्ट्रेट लाइन की मोशन पे तो मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर सकता हूं। इसी तरीके से जब मुझे y एक्सिस के कंपोनेंट को कंसीडर करना होगा, तब मैं चाहे ऑब्जेक्ट इस पैराबोलिक पाथ पे जा रहा हूं, लेकिन y एक्सिस कैसे चेंज होगी इसकी। देखो पहले y एक्सिस धीरे धीरे ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। इसका मतलब तब भी तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मतलब मैं सेपरेटली x एक्सिस के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर सकता हूं, y एक्सिस के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर सकता हूं, लेकिन दोनों के कॉम्बिनेशन पे एक साथ इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकता हूं। तो 2D मोशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं, एक टुकड़ा x एक्सिस के अलोंग और एक टुकड़ा y एक्सिस के अलोंग। x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है, जो टुकड़ा है, उसकी कैलकुलेशन सेपरेटली कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। y एक्सिस के अलोंग जो कैलकुलेशन करनी है, तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन सेपरेटली अप्लाई कर देंगे। दोनों की अलग अलग कैलकुलेशन करके फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये सारा कुछ करना है हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो देखो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है u, तो इसका x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट हो जाएगा वो ये हो जाएगा, मतलब इसे मैं बोलूंगा ux, और y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा uy। ठीक है, तो अब देखो अगर इस ट्रायंगल को मैं नाम दे दूं OAB, तो इन ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB को बना देते हैं। ये तो है u के इक्वल, ये ux के इक्वल है और ये uy के इक्वल है। तो देखो इसमें अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो uy अपॉन u, तो यहां से uy की वैल्यू क्या आ जाएगी, u साइन थीटा, इक्वेशन 1। इसी तरीके से अगर इस ट्रायंगल में cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है ux और हाइपोटेनियस है u, तो यहाँ पे अगर मैं ux को अकेला छोड़ दूं तो ux क्या हो जाएगा, u cos थीटा। इसका मतलब अब मुझे ये पता चल गया है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2D मोशन में u है, लेकिन x अलोंग, x एक्सिस के अलोंग इसकी कितनी वेलोसिटी है, इसका कितना हिस्सा x एक्सिस के अलोंग है, तो वो है ux, और ux की वैल्यू हमने निकाल दी u cos थीटा। इसी तरीके से y एक्सिस के अलोंग उसकी वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा। तो ये दोनों इक्वेशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि उसका कितना कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग है और कितना कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग है। अब देखो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, कैसे कैलकुलेशन की वो मैंने आपको बता दिया। मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि देखो कभी भी हमें किसी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स, देखो टुकड़े को ही हम बोलते हैं कंपोनेंट्स, कि इसका कितना हिस्सा, कितना टुकड़ा, कितना कंपोनेंट x एक्सिस को मिल रहा है, u वेलोसिटी का कितना हिस्सा, तो वो हो जाता है u cos थीटा, और y को कितना मिल रहा है, u sin थीटा। या फिर जिसके साथ थीटा है ना, वो वाले कंपोनेंट को मिलता है cos थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं है उस कंपोनेंट को मिलता है sin थीटा। तो देखो थीटा x एक्सिस के साथ है, तो ux की वैल्यू क्या मिल जाएगी, u cos थीटा। थीटा uy के साथ नहीं है तो uy हो जाएगा u sin थीटा। जिसके साथ थीटा है वो वाला कंपोनेंट cos थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं है वो वाला कंपोनेंट sin थीटा बन जाता है। तो इन दोनों को याद रखना है आपको, ux और uy की वैल्यूज को। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ux इज इक्वल्स टू u cos थीटा, इक्वेशन 1,
यू वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, इक्वेशन 2। इसी के साथ साथ जैसे हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकाले, देखो इक्वेशंस ऑफ मोशन में क्या क्या चीजें काम में आती है। तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन किस किस के बीच में रिलेशन बताती है। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में। तो देखो वेलोसिटी के तो कंपोनेंट निकाल लिए हमने। इसी तरीके से अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो मुझे अगर पूरी मोशन को सोल्व करना है तो मैंने क्या बताया तरीका कि एक्स एक्सिस के लिए अलग इक्वेशन ऑफ मोशन सेपरेटली अप्लाई करेंगे, वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन सेपरेटली अप्लाई करेंगे। तो एक्स एक्सिस के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे वहां पे वेलोसिटी क्या लेंगे, ux। इसी तरीके से एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन लेंगे वो कौन सा लेंगे, ax। इसी तरीके से y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कौन सा लेंगे, ay। तो देखो अब हम इस बात पे आते हैं कि ax और ay की वैल्यू कितनी होगी। देखो फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ चुके हो, आप 9th क्लास में पढ़ा है। F इज इक्वल्स टू होता है m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जहां पे एक्सेलरेशन होगा वहीं पे फोर्स होगा। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है तो फोर्स की वैल्यू भी 0 हो जाएगी ना। इसका मतलब फोर्स केवल तभी एप्लीकेबल होगा जब एक्सेलरेशन होगा। तो अगर मैं इस मार्कर को अपने हाथ पे रख देता हूं तो क्या इस पे कोई फोर्स लग रहा है, देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं इसको फ्री भी छोड़ दूं तो ना तो ये मार्कर इधर जा रहा है ना ये मार्कर इधर की तरफ आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको फ्री छोड़ दूं तो ये नीचे जरूर जाता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मार्कर को फ्री छोड़ने पर अगर ये ना तो आगे जाता है ना पीछे आता है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है। इसका मतलब ax की वैल्यू कितनी हो गई, 0। और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है क्या, हाँ वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है। अगर मैं इसको फ्री छोड़ू तो नीचे गिरता है। इसका मतलब अगर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को भी होना ही पड़ेगा, और एक्सेलरेशन को होना पड़ेगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स कौन सा लग रहा है, फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लगेगा वो भी कौन सा लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g के इक्वल। लेकिन एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको पता है कि एक्स एक्सिस की राइट हैंड साइड में वैल्यूज को पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज को नेगेटिव लेते हैं। ऐसे ही वाई एक्सिस में अपवर्ड साइड की वैल्यूज को पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड साइड की वैल्यूज को नेगेटिव लेते हैं। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन तो g के इक्वल होगा, लेकिन उसके साथ माइनस भी लगाना पड़ेगा, तो माइनस के g हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। तो ये वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, बस हम एक काम करेंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, एक्स एक्सिस के लिए अलग सेपरेटली और वाई एक्सिस के लिए अलग सेपरेटली, बस इतना सा काम करेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है मैक्सिमम हाइट। चलो मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं, तो देखो मैक्सिमम हाइट का मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन को शो कर रहा है तो वो जितना ज्यादा से ज्यादा ऊपर कितनी हाइट को टच करके फिर से नीचे आ रहा है उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है तो पहले मुझे ये जानना होगा कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा क्यों रहा है। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है यू वाई के कारण। इस वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट था, देखो ये वाला जो कंपोनेंट है इसे तो मैं बोलूंगा ux और वर्टिकल कंपोनेंट को मैं बोलूंगा uy। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट ऊपर गया तो किस वजह से गया, uy के कारण। इसका मतलब जो मोशन हम कंसीडर कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए वो वर्टिकल डायरेक्शन की मोशन होगी। तो इसमें हम लिखेंगे मोशन अलोंग y एक्सिस, मतलब यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो कैलकुलेशन होगी वो y एक्सिस की मोशन को कंसीडर करते हुए होगी।
तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। लेकिन कौन सी मोशन कंसिडर कर रहे हैं? हम y एक्सिस के अलोंग मोशन कंसिडर कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू टी। टी एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब टाइम के साथ कोई कंपोनेंट काम भी नहीं आएगा। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इनके साथ कंपोनेंट लिए हमने। तो vy कितना हो जाएगा? यहाँ पे uy की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो uy की वैल्यू कितनी है? u साइन थीटा इंटू प्लस ay की वैल्यू कितनी है? माइनस के g इंटू टी। तो vy हो जाएगा u साइन थीटा माइनस के जी टी, इक्वेशन ऑफ 1। और देखो हो क्या रहा है? मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हाइट पे होगा क्या? देखो अगर मैं इसकी वर्टिकल मोशन की बात करूं तो ऑब्जेक्ट चाहे प्रोजेक्टाइल मोशन पे मूव कर रहा है, प्रोजेक्टाइल पाथ पे मूव कर रहा है, लेकिन वर्टिकल मोशन किस तरीके से चेंज हो रही है? धीरे धीरे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एक पर्टिकुलर हाइट पे वो मैक्सिमम हाइट कवर करता है, इसके बाद और ऊपर जाए नहीं जा रहा है। इसका मतलब मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। उसके बाद फिर से ये नीचे आ रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट पे आके ऑब्जेक्ट की टोटल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, लेकिन वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इसे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था वो खत्म हो जाएगा, ताकि ये ऊपर नहीं जा सके। आगे वाला कंपोनेंट तो इसको अभी भी आगे पुश कर रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ पुश करने वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, इसीलिए तो ये और ऊपर नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो 0 हो जाएगा। पूरी वेलोसिटी 0 नहीं होगी, ये तब भी आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन वो ऊपर नहीं जा रहा है। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी, इसको जो ऊपर उठाने के वाला कंपोनेंट था, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जिसे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब एक मैक्सिमम हाइट vy इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसके वेलोसिटी को ऊपर उठाने वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो vy की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं 0 इज इक्वल्स टू u साइन थीटा माइनस gt, या gt इज इक्वल्स टू u साइन थीटा, या t इज इक्वल्स टू u साइन थीटा अपॉन g। ये हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई। तो यहां पे लिख देता हूं मैं टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। वो टी कितना हो जाएगा? u साइन थीटा अपॉन g। तो अभी मुझे इतना तो पता चल गया कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा ना, तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में इसे टाइम कितना लगेगा? इतना टाइम लगेगा। तो देखो ये टी किस चीज को इंडिकेट कर रहा है वो भी जानना जरूरी है। केवल टी इतना है इससे काम नहीं चलेगा। टी है क्या ये भी तो पता होना चाहिए। टी क्या है यहाँ पे? टी है टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लग रहा है ये हमें पता चल गया, लेकिन हमें जानना क्या है, कैलकुलेट क्या करना है। देखो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या हेडिंग क्या है? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट की डिस्टेंस कितनी है वो पूछा है, टाइम नहीं पूछा है। तो अब डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं? सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी, लेकिन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में होती है ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो हमें टाइम की वैल्यू पुट करना जरूरी था, इसलिए हमने इतना सब कुछ किया ताकि हमें t की वैल्यू पता चल जाए। तो अब लगाते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो होती है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन क्योंकि y एक्सिस के अलोंग हो रही है इसलिए sy इज इक्वल्स टू uy प्लस हाफ a स्क्वायर हो जाएगा। और sy मतलब y एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस,
तो मैक्सिमम हाइट पे इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, h मैक्सिमम। तो एस वाई की जगह मैं लिख सकता हूं h मैक्सिमम। मैक्सिमम हाइट पे उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, s डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, h मैक्सिमम। यू वाई की वैल्यू कितनी है, u साइन थीटा। t की वैल्यू कितनी है, u साइन थीटा अपॉन g प्लस 1/2। ए वाई की वैल्यू कितनी है, ये वाली टर्म को नीचे लिख लेते हैं, 1/2। ए वाई की वैल्यू है माइनस के g और टी स्क्वायर मतलब u साइन थीटा अपॉन g का स्क्वायर। तो देखो h मैक्स कितना हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g। u दो बार आ रहा है, u स्क्वायर साइन थीटा दो बार आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस बाहर आ जाएगा, u और साइन थीटा दोनों का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो g का स्क्वायर है, ऊपर g की एक टर्म है तो कैंसिल होकर नीचे एक सिंगल g बच जाएगा और ये 2 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब इस 2 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 1/2। तो देखो पूरे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से आधा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा g माइनस हो रहा है तो बचेगा कितना, आधा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि कोई ऑब्जेक्ट कितने एंगल पे इतनी वेलोसिटी से फेंका गया है तो वो कितनी मैक्सिमम हाइट कवर करके आएगा, तो देखो उसको थीटा बताना पड़ेगा, यहाँ थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, उसको कितनी स्पीड से कितनी वेलोसिटी से फेंका है वो अगर बता देंगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, जी की वैल्यू सबको पता ही है, सारी वैल्यू पुट करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये था फॉर्मूला डेरिवेशन मैक्सिमम हाइट का प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। अब नेक्स्ट डेरिवेशन हम पढ़ेंगे दूसरा, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि ये जहां से शुरू अपनी मोशन कर रहा है और जहां पे अपनी मोशन को खत्म कर रहा है, इस ड्यूरेशन में वो हवा में ही तो था, जैसे उसको फेंकना स्टार्ट किया हवा में पहुंच गया, हवा में था, हवा में था, हवा में रहा, हवा में रहा और फिर से जमीन पे आ गया। तो कितनी देर तक वो हवा में रहा या उसकी टाइम ऑफ जर्नी, मतलब कि उसकी टोटल मोशन को कितना टाइम लगा, इसी को हम बोल सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितनी देर वो हवा में रहा। तो सेकंड डेरिवेशन हमारा है टाइम ऑफ फ्लाइट। ये जो रिजल्ट आ रहे हैं ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमारे पास आया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आपको याद रखना है। कैसे आया ये भी पता रहना चाहिए और रिजल्ट तो पता रहना चाहिए एटलीस्ट। चलो अब सेकंड पढ़ लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको कैपिटल T से डिनोट करते, ठीक है। ये जो टाइम था ये तो केवल O पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा ये है, पूरा टाइम नहीं है, ठीक है। ये जो टाइम है ये तो टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट मतलब इतना है, और इतनी की इतनी मोशन आगे भी तो हो रही है। तो देखो अगर यहां तक इसकी आधी मोशन कंप्लीट हो रही है, उसके बाद बची हुई आधी मोशन आगे हो रही है, तो अगर आधी मोशन को कंप्लीट करने में इतना टाइम लग रहा है तो पूरी मोशन को कंप्लीट करने में इसका 2 गुना टाइम लगेगा। इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए, 2u sin थीटा अपॉन g। आंसर तो पहले पता चल गया, लेकिन हम इसको लॉजिकली प्रूव करके बताएंगे। ये तो केवल एक आइडिया बताया मैंने, इसको लॉजिकली प्रूव करके बताएंगे कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो देखो अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो जब इसने अपनी मोशन को स्टार्ट किया और जब इसने अपनी मोशन को खत्म किया, दोनों में एक सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है, जब इसने अपनी मोशन को स्टार्ट किया तब y डायरेक्शन में इतनी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 0, अभी तो मोशन स्टार्ट की है। लेकिन जब इसने अपनी मोशन को खत्म कर लिया तब y डायरेक्शन में इसने कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, 0, क्योंकि अभी भी तो ये वहीं आ गया, अभी भी तो उतनी हाइट पे, पहले जहां से जिस हाइट से इसने स्टार्ट किया वापस उतनी हाइट पे तो पहुंच गया। इसका मतलब पूरी की पूरी मोशन को कंसीडर करें तो स्टार्टिंग में भी ये एक्स एक्सिस पे ही था,
मोशन खत्म होने पे भी ये एक्स एक्सिस पे ही है, इसका मतलब पूरी की पूरी मोशन में इसने वाई डायरेक्शन में तो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया ही नहीं। हाँ, एक्स डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, दोनों के बीच में इतना गैप है, लेकिन वाई डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वाई एक्सिस कह लो, तो एस वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन है। फॉर कंप्लीट मोशन डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज जीरो। पूरी की पूरी मोशन के लिए वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, इसका मतलब एस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा, और टाइम कितना लग रहा है कंप्लीट मोशन के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल तो टी की वैल्यू कैपिटल टी पुट कर दी मैंने, प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू माइनस के जी कैपिटल टी स्क्वायर। तो जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस बाहर आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, तो हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी, टी की एक पावर इससे कैंसिल हो गई, तो t बाकी सारी चीजों को उधर ले जाते हैं, t को छोड़ के 2 डिनोमिनेटर में उधर जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमारे पास आ गया 2u sin थीटा अपॉन g। और ऑब्वियस सी बात है, अगर इसको अपनी आधी मोशन कवर करने में u sin थीटा अपॉन g टाइम लग रहा है, तो अगली आधी मोशन को कंप्लीट करने में भी सिमेट्री से उतने टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम ऑफ जर्नी हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g। ठीक है, तो अब आखिरी डेरिवेशन, टोटल 3 पॉइंट काम के होते हैं। पहला मैक्सिमम हाइट था, दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट, और तीसरा है इसकी रेंज, एक्स एक्सिस में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं। थर्ड पॉइंट है हॉरिजॉन्टल रेंज Rx। तो देखो, अगर हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हैं तो हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी पड़ेगी, और डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं बेसिकली हम O से लेके, अगर मैं इसको P नाम दे दूं, तो O से P की डिस्टेंस ही तो मुझे कैलकुलेट करनी है। इसकी टोटल जर्नी में इसने एक्स एक्सिस के अलोंग कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी डायरेक्शन के लिए, एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगी एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, एस एक्स। तो यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू cos थीटा, और टी कितना लग रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल। अगर ये O से P पे पहुंच रहा है तो टोटल कितना टाइम लग रहा है इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल ही तो लग रहा है, प्लस हाफ ए एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो जीरो इंटू टी स्क्वायर। तो एस एक्स हो जाएगा यू कोस थीटा इंटू टी की वैल्यू कितनी थी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो एस एक्स हो जाएगा 2u साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं u इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी, क्योंकि 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अच्छा, u मल्टीप्लाइड बाय u हो जाएगा u स्क्वायर, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा Rx। Sx की जगह में हॉरिजॉन्टल रेंज S की वैल्यू पुट कर सकता हूं, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आ गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, क्योंकि 2 साइन थीटा कोस थीटा फॉर्मूला हो जाता है साइन 2 थीटा। आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वाला फॉर्मूला पसंद आता है। तो ये था प्रोजेक्टाइल मोशन में आज हमने कुछ फॉर्मूला डिराइव किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, तो ये चीजें आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए।
इनको समझिए और तब तक इनको आप खुद से इनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए इस डेरिवेशन की, जब तक आपसे खुद से बिना नोटबुक में देखे आपसे ये डेरिवेशन तीनों के तीनों हो जाते हैं। क्योंकि अगर ये तीनों चीजें हो जाती है ना तो आगे की चीजें आपके लिए बहुत इजी, बहुत ही सिंपल हो जाएंगी। अगर आप इन्हीं चीजों में अटक गए ना, इन्हीं चीजों में कंफ्यूज हो गए, तो आगे की चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो अगर ये चीजें कर लेते हो, थोड़े एफर्ट डालने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन आगे फिर मजा भी उतना ही आएगा। और अगर अभी एफर्ट नहीं डाले ना तो फिर आगे क्या बोलूं अब मैं, आगे मजा भी नहीं आएगा और पढ़ने से मन भी तुम्हारा हट सकता है। तो इसलिए कोशिश करो कि इनको तब तक अपनी कॉपी में करते रहो जब तक आप खुद से तीनों के जो फॉर्मूला हमने डिराइव किए हैं, मैक्सिमम हाइट का u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u साइन थीटा अपॉन g और हॉरिजॉन्टल रेंज का u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये तीनों फॉर्मूले आपसे खुद से डिराइव हो जाते हैं। तब तक इनकी प्रैक्टिस करो, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही है।